ओके, सो हम देख रहे थे कि स्लू रेट के ऊपर न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये है कि जिसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका स्लू रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर अ साइन वेव जिसका मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट है एंड दैट कैन बी रिप्रोड्यूस विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। सो स्लू रेट का फॉर्मूला जैसा हमें पता ही है, स्लू रेट इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, तो हम इसको अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ 1/t इज बेसिकली, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म्स में लिखें तो 2 पाई एफ इंटू वीपी वोल्टेज। तो स्लू रेट कैन बी डिफाइंड एज 2 पाई एफ इंटू वीपी। अब सिंपली हमें क्या करना है, स्लू रेट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट माइक्रो सेकेंड। सो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो हमारी हर्ट्स में आएंगी। तो दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, और द फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन करते हैं 1/t से, तो t आपका सेकंड में होगा, देन फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने स्लीव रेट को कन्वर्ट कर लिया सेकंड के टर्म्स में। पीक वोल्टेज हमारा गिवन है 10 वोल्ट। सो स्लीव रेट इज बेसिकली 0.5 इंटू 10⁶, दैट इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू वोल्टेज है आपकी 10। तो फ्रीक्वेंसी टर्म्स को सॉल्व करने के लिए आप 2 पाई 10 को नीचे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई किया 20 पाई हो जाएगा। इसे पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 7.95 किलो हर्ट्ज। क्लियर। तो यहाँ पर आपने साइन वेव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम यूज कर सकते हैं, मींस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ ओपैम whose slew rate is 0.5 वोल्ट। ओके, नाउ चलिए एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं स्लू रेट के ऊपर। फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ स्लू रेट 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लू रेट कितना है, 2। डिटरमाइन द मैक्सिमम क्लोज लूप गेन। सो क्लोज लूप गेन बेसिकली क्या होता है, दो टाइप के लूप गेन होते हैं, एक होता है आपका क्लोज लूप और सेकंड होता है आपका ओपन लूप। तो क्लोज लूप का मतलब है कि अगर आपने कोई सिस्टम की एनालिसिस कर रखी है और विद फीडबैक, अगर आपने फीडबैक उस पर अप्लाई कर रखा है, यहाँ से आपका इनपुट जा रहा है, ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आपका फीडबैक पाथ है। तो अगर फीडबैक पाथ के साथ आप इस सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं तो बेसिकली आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो आपका क्या होगा, क्लोज लूप गेन होगा या क्लोज लूप रेस्पॉन्स होगा। तो सिमिलरली अगर हम ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर आपने अगर इनपुट पे रेजिस्टेंस लगा रखा है और यहाँ कोई एक फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये कैसा लूप बन जाएगा, ये अब आपका क्लोज लूप हो गया। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम क्लोज लूप गेन that can be used if the input signal changes by 0.8 volt in 10 microseconds। तो आपको यहाँ इनपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो बता रखा है, और ओपैम का स्लू रेट गिवन है। ओके, so input signal is changing by 0.8 volt in 10 microseconds. So change in input divided by change in time is equal to 0.8 divided by 10, and that is equals to 0.08 volt per micro uh, second. Okay, now स्लू रेट होता है आपका चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, सो डेल्टा वी आउट डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ओके, सो गेन हम सबको पता है क्या होता है, गेन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक को हम उठा लेते हैं वी आउट के लिए डेल्टा टी, दूसरे को हम इधर ले जाते हैं, दैट इज वी इन डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये आपका ए यहाँ पे रहेगा, सॉरी इधर रहेगा, तो ये इधर ए रहेगा। इस ए की बेसिकली हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो डेल्टा वी आउट डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू क्लोज लूप गेन इनटू वोल्टेज वी इन डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड ACL हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0.08। तो ये इसको जब हम सॉल्व किया तो यहाँ पे गेन कितना है आपका 25। ओके, सो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे जनरली पूछे जाते हैं इन केस ऑफ स्लू रेट।
तो हमने 2-3 डिफरेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है, दैट इज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ओके, सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जैसे टर्म से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेन का, गेन बेसिकली क्या है, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, या फिर आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, या आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बैंडविड्थ से। सो बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है, आप अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अपने सिस्टम की गेन को एनालाइज कर रहे हैं या रिस्पॉन्स एनालाइज कर रहे हैं किसी सिस्टम का, तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज सपोज यहाँ F1 से F2 तक एक फ्रीक्वेंसी की रेंज मिलेगी आपको, जहाँ पर आपकी गेन की जो वैल्यू है वो क्या रहे, जहाँ पर आपकी गेन की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, आपका गेन फ्लक्चुएट ना करे। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज या ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जहां पर आपका गेन कांस्टेंट है, दैट इज बेसिकली नोन एज बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रू विच या एट विच द वैल्यू ऑफ गेन इज कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। So it's the frequency at which the gain of op-amp drops to unity gain, assuming open loop gain decreases at minus 20 dB per decade. So this is basically the analysis of this term. तो अभी आप फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि हम गेन और बैंडविड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ए इज द ओपन लूप गेन। तो अगेन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन लूप गेन, अभी मैंने आपको क्लोज लूप गेन बताया था। तो ओपन लूप गेन मीन्स ये है यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं है। ओके, so A is open loop gain at frequency F. It determines how much gain you can get at a particular frequency, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इट इज इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, देन नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सो ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो टर्म है, ये बहुत ही जरूरी टर्म है जो जनरली यूज किया जाता है। हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक आपका इन्वर्टिंग और दूसरा होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग। तो ये बेसिकली दोनों ट्रांजिस्टर के इनपुट पे जा रहे हैं या फिर मॉसफेट के इनपुट पे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम दो तरीके की एनालिसिस करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही इनपुट्स पे V1 और V2 पे जनरली हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम एक बार उसके दोनों टर्मिनल्स पे सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और एक बार हम दोनों पे डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं सपोज आपको थोड़ा सा एक सर्किट समझाऊं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जस्ट आपके सिलेबस में नहीं है बट देख लीजिए, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये है V1 और ये है V2 जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, सो ऊपर यहाँ पे सप्लाई, सॉरी पावर सप्लाई, यहाँ से आप एक आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ से दूसरा आउटपुट ले रहे हैं, इन दोनों ही आउटपुट्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे दिया जाता है। तो अब अभी आपने क्या किया, सपोज एक बार आपने V1 इक्वल टू 2 वोल्ट रखा और एक बार V2 इक्वल टू 3 वोल्ट रखा। तो अगर आप ऐसी वैल्यूज अप्लाई करके इस सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कहलाएगी आपकी डिफरेंस इनपुट एनालिसिस, यानी कि दोनों ही इनपुट्स क्या हैं आपके डिफरेंट हैं। अगर आपने दोनों की वैल्यू सेम रखी, सपोज यहाँ पर भी 2 वोल्ट है और यहाँ पर भी 2 वोल्ट है, तो ये क्या होगा आपका कॉमन वोल्टेज एनालिसिस, यानी कि कॉमन वैल्यू आपने, सेम वैल्यू आपने अप्लाई कर रखी। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या कहता है, ये बेसिकली एक रेशियो होता है डिफरेंस गेन का और कॉमन गेन का। अब देखिए कॉमन वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे भी 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, बट अगर मुझे मालूम है कि ये सर्किट मेरा दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं दोनों इनपुट्स पे सेम सिग्नल तो अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि उसका आंसर तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये कॉमन सिग्नल होता क्या है, ये कॉमन सिग्नल होता है बेसिकली आपका नॉइज सिग्नल, जिसको हम
अनवांटेड सिग्नल्स भी कहते हैं। तो जब भी आप किसी सिग्नल की एनालिसिस कर रहे हैं या उसको किसी सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं, तो रियल सिग्नल के साथ आपका नॉइज़ सिग्नल भी मिक्स हो जाता है। सपोज़ अगर आपने कहा कि ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा इसके साथ आपका ये नॉइज़ सिग्नल भी क्या होगा मिक्स हो जाएगा और ये आपके सिग्नल को कुछ ऐसा बना देगा। ये आपका ओरिजिनल सिग्नल बन जाएगा। तो हमें इस नॉइज़ सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, जो कि 2 डिफरेंट इनपुट्स को लेगा। क्लियर? अब यहाँ पर सपोज़ आपके पास एक सिग्नल है ये और दूसरा सिग्नल है ये। इन दोनों में ही नॉइज़ है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। सपोज़ इसका मैग्नीट्यूड है 2 वोल्ट और इसका मैग्नीट्यूड है 3 वोल्ट। तो सिग्नल के मैग्नीट्यूड यानी ये जो ओरिजिनल सिग्नल्स हैं, वो तो अलग-अलग हैं, बट इन दोनों ही सिग्नल्स पे नॉइज़ है, जो कि सेम है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ये नॉइज़ क्या हो जाएगी? ये गायब हो जाएगी, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगी। 2 सेम चीज़ें हैं, डिफरेंस हो रही हैं, तो वो कैंसल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा? 2 रियल सिग्नल्स बचेंगे और उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, उनका डिफरेंस होगा और आउटपुट में आगे कहानी बढ़ जाएगी। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली जो कॉमन सिग्नल होता है वो आपका नॉइज सिग्नल होता है, जो कि हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर और फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज हो रहा है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जो आपके अनवांटेड सिग्नल्स को, नॉइज सिग्नल्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ओके, तो CMRR के अंदर यही चीज यूज होती है। So it is a measure of how well an op-amp can reject common mode signals, that is signals that are common to both input terminals. In other words, it tells you how effectively the op-amp ignores noise or interference that appears on both inputs simultaneously. ओके, तो ये जो कहानी मैंने आपको पूरी समझाई वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये कितनी इफेक्टिवली आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो नॉइज को इग्नोर कर सकता है, या फिर कोई भी इंटरफेरेंस जो उसके इनपुट पे दिख रहा है, आ रहा है, उसको उसे क्या करना है, बेसिकली रिमूव कर देना है। ओके, सो नाउ CMRR का क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंशियल गेन, यानी आपने दो डिफरेंट इनपुट्स लगा के जो भी गेन आपको मिला वो डिवाइड बाय कॉमन गेन। कॉमन मीन्स कॉमन सिग्नल्स की वजह से आपको जो भी गेन मिला। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें गेन मिलता है, एग्जैक्टली रिजेक्ट नहीं होता है, निगलेक्ट नहीं होता वो, बट जो भी है। तो अब अगर मुझे नॉइज सिग्नल को या अनवांटेड सिग्नल को रिड्यूस करना है, कम करना है, सो प्रैक्टिकली ये जो कॉमन मोड गेन है, इस कॉमन मोड गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। ओके, अगर हम डेसिबल की बात करें, मतलब गेन है, तो सिंपली अगर हम गेन को डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको 20 लॉग बेस 10 डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाय कॉमन मोड गेन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए, नॉर्मल रेशियो ऑफ गेन, और अगर आप डेसिबल में यूज कर रहे हैं तो आप 20 लॉग बेस 10 यूज करेंगे। अ हाई CMRR मीन्स the operational amplifier can reject the common mode noise। तो अगर ऑब्वियसली देखिए, अगर नीचे वाले टर्म की वैल्यू कम होगी तभी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर CMRR की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो नॉइज सिग्नल को रिड्यूस कर दे रहा है। लो CMRR मीन्स दैट नॉइज गेट्स एम्पलीफाइड अलोंग विद द सिग्नल। तो अगर आपके CMRR की वैल्यू कम है तो इसका मतलब जो आपको कॉमन सिग्नल्स हैं, लाइक आपकी जो नॉइज है, वो नॉइज भी एम्पलीफाई हो रही है आपके ओरिजिनल सिग्नल के साथ। ओके, सो आई होप ये दोनों टर्म आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो पहला न्यूमेरिकल है आपका ऑन गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। सो कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दैट हैज अ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज गेन, AV की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। We can use if the amplifier is required to operate at a frequency of 20 किलोहर्ट्ज। तो आपका जो एम्पलीफायर है
वो अगर 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है तो कितना गेन आपको मिलेगा मैक्सिमम, वो आपको फाइंड आउट करना है अगर उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 1 मेगाहर्ट्ज। क्लियर? सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है आपका 1 मेगाहर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। So 10 to the power 6 that is equal to gain into frequency, that is equal to 20 kilohertz, and the gain is AV equal to 10 to the power 6 divided by 2 into 10 to the power 4. तो ये कितना आ गया 50। तो यानी कि अगर आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है तो मैक्सिमम गेन आपको कितना मिलेगा 50। क्लियर? इसलिए गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट टर्म से ये बात समझ में आती है कि अगर आपका गेन इंक्रीज कर रहा है तो बैंडविड्थ क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपका गेन कम है तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम देखिए फिगर से इस चीज़ को समझें, सपोज मैंने किसी सिस्टम को बनाया, ये फ्रिक्वेंसी है, ये गेन है, तो अगर मैं लार्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करना चाह रहा हूँ, सपोज मेरा फ्रिक्वेंसी बैंड F1 से F2 ये है, तो अगर फ्रिक्वेंसी लार्ज है तो गेन की वैल्यू अगर ये है तो ये गेन मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रीक्वेंसी रेंज F2 माइनस F1, और दूसरी तरफ अगर मैं कोई दूसरे सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं और मेरा गेन अगर ये है तो डेफिनेटली जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि गेन का और बैंडविड्थ का, ये मैंने आपको बताया था बैंडविड्थ क्या होता है, तो गेन का और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कहने का सेंस ये है कि अगर गेन की वैल्यू बढ़ रही है, ये गेन आपका बढ़ रहा है, तो गेन अगर बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और अगर गेन की वैल्यू कम है तो बैंडविड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। मीन्स आप ऐसे सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं जहां पे आपको फ्रिक्वेंसी की रेंज ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा गेन नहीं ले सकते। ओके? और अगर आप ज़्यादा गेन मतलब कम फ्रिक्वेंसी बैंड के साथ काम करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा गेन की वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सिंपली हमें यहाँ पे फिलहाल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को समझना था, मैंने आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ बता दी। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसका जो डिफरेंशियल गेन है वो 10 टू द पावर 5 है, उसका जो कॉमन मोड गेन है वो 0.5 है। हमें कैलकुलेट करना है CMRR, और किस तरीके से, सिर्फ रेशियो फॉर्म में, जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, और दूसरा हमें डेसिबल फॉर्म में। ओके, तो रेशियो फॉर्म में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली CMRR इक्वल टू डिफरेंशियल गेन AD डिवाइड बाय कॉमन मोड गेन, और वो आपको गिवन है 10 टू पावर 5 डिवाइड बाय 0.5, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 5। ओके, नाउ अगर मुझे CMRR को डेसिबल फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है 20 log base 10 AD डिवाइड बाय ACM, डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाय कॉमन मोड गेन। तो 20 log base 10 10 to the power 5 डिवाइड बाय 0.5, दैट इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 5। लॉग को आपस में ओपन कर देना है, log A इंटू बी इज बेसिकली log A प्लस log B। तो 20 यहाँ कॉमन लिया आपने, log base 10 2 प्लस log base 10 10 to the power 5, देन log base 10 2 की वैल्यू आपकी 0.3010, और ये यहाँ 5 आपका आगे आ जाएगा क्योंकि पावर है, और log base 10 10 1 हो जाएगा। सो 20 इंटू 0.3010 प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5.3010 इक्वल टू 106.02 डेसिबल। ओके, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट CMRR इन डेसिबल फॉर्म, डिफरेंशियल गेन ये है, कॉमन मोड गेन ये है,
ओके, सो आई होप आपको गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, कॉमन मोड, रिजेक्शन रेशियो दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। So it tells how well an op-amp can reject changes in its power supply voltage so that those changes do not affect the output. Means input पे अगर हमारे कुछ changes हो रहे हैं और उनका effect output पे ना पड़े. Okay, so that is basically the power supply rejection ratio. It measures the operational amplifier availability to maintain a stable output even when the supply voltage fluctuates. तो देखिए कई बार क्या होता है हमारे घरों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है जिससे हमारे जो डिवाइसेज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वो खराब होने का डर रहता है। तो अगर इनपुट पे सडनली आपके कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट आउटपुट पे ना पड़े, इसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया जाता है, यूज किया जा रहा है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर की एक प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, इनपुट फ्लक्चुएशंस को आउटपुट पे रिफ्लेक्ट ना हो। क्लियर? तो कैसे डिफाइन करते हैं हम पीएसआरआर को? दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी मींस चेंज इन वोल्टेज इनपुट डिवाइड बाय डेल्टा वी पावर सप्लाई। ओके, सो इनपुट पे जो भी आपकी वैल्यूज चेंज हुई और डिवाइड बाय आउटपुट पे जो आपको चेंजेस मिले। अगेन अगर आप डेसिबल के टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 1 अपॉन पी एस आर आर इन वोल्टेज। ओके, चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो का न्यूमेरिकल, an op-amp shows a change of 100 microvolt at the output when the supply voltage changes by 1 volt। तो देखिए इनपुट जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें 1 वोल्ट का चेंज आ रहा है और आउटपुट पे हमें 100 माइक्रोवोल्ट का चेंज मिल रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो इन रेशियो फॉर्म एंड इन डेसिबल फॉर्म। ओके, तो रेशियो फॉर्म में अगर हम बात करें फॉर्मूले की, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी सप्लाई मींस इनपुट पे जो भी चेंज हुआ आपका डिवाइड बाय डेल्टा वी आउट। तो इनपुट चेंज कितना है आपका 1 वोल्ट और आउटपुट चेंज कितना है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ मींस 100 माइक्रोवोल्ट। सो वैल्यू आ गई आपकी 10,000। ओके, अगर डेसिबल फॉर्म की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 20 लॉग बेस 10 पी एस आर आर। तो 20 लॉग बेस 10 10,000 10,000 को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे 10 टू पावर 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा। सो लॉग बेस 10 10 1 हो जाएगा, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 डिग्री। तो पी एस आर आर की वैल्यू आपकी 80 डिग्री होगी। ओके, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी हमने यहाँ डिस्कस किए, लाइक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, स्लू रेट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, CMRR एंड PSRR। तो ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए आपको, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम एक समराइज शीट पढ़ते हैं और हम दो तरीके की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एक आपकी प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स मीन जब भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ काम करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हैं वैल्यूज़ या क्या इम्पैक्ट आता है। लाइक जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो इनफाइनाइट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैल्यू, बट ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल करेक्टरिस्टिक है कि CMRR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। ओके, बट प्रैक्टिकली CMRR की कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसकी रेंज इतनी होनी चाहिए। चलिए, तो ये है आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? सो ओपन लूप गेन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है वो 100 dB होना चाहिए फॉर 7 IC 741। सो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 की बात कर रहे हैं। इनपुट इम्पिडेंस, सो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पिडेंस है उसकी जो रेंज है वो 1 मेगा ओम से 1000 मेगा ओम के बीच में होती है। क्लियर? सो 1 मेगा ओम इज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। अगर हम आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें तो ये बहुत ही लो होता है, बट लो में इसकी वैल्यू कितनी होती है 75 ओम। तो एग्जैक्टली आपको ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ काम कर रहे हैं या आपसे पूछा जाए कि प्रैक्टिकली और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकली वैल्यूज ये होती हैं और
आइडियल कंडीशंस में ऐसे कंसीडर किया जाता है। सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, so gain decreases with frequency, it is 1 megahertz. High CMRR, so it is around 90 dB to 120 dB, so 90 dB से 90 dB से लेके 120 dB तक आपका CMRR हो सकता है। High PSRR means power supply rejection ratio, नॉन जीरो ऑफसेट वोल्टेज, डेफिनेटली आपकी जो इनपुट वोल्टेज अगर सेम है, आउटपुट जीरो होना चाहिए, तो उस केस में आपको कुछ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है, जो मैंने आपको बताई थी 1 मिली वोल्ट से 5 मिली वोल्ट रेंज तक की होती है। स्लू रेट, इट इज 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड फॉर IC741, and input bias current and offset current. Okay, so small currents in the range of nano ampere and micro ampere required at the input terminals. So ये है आपकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू चाहिए वहाँ हम कहेंगे कि इनफाइनाइट होना चाहिए, और जहाँ पर कम वैल्यू चाहिए वहाँ हम कहेंगे जीरो होना चाहिए। लाइक इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आइडियल कंडीशंस में उसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, अगेन इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए इसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनफाइनाइट होना चाहिए। जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो आइडियल कंडीशन में दोनों ही ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑफसेट वोल्टेज लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आइडियल कंडीशन कहा जाता है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट आउटपुट वोल्टेज रेंज मींस वही गेन आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। इनफाइनाइट बैंडविड्थ विद जीरो फेज शिफ्ट एंड इनफाइनाइट स्लू रेट, तो आपका जो स्लू रेट होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट मींस कि जैसे ही आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब जैसे ही इनपुट चेंज हुआ वैसे ही आपका आउटपुट चेंज हो जाए। जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, तो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो नॉइज, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो नॉइज वोल्टेज या जो नॉइज गेन है, जो कॉमन मोड गेन है, वो आपको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो भी क्या होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट होना। ओके, तो ये कुछ 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जनरली आपसे पूछी जाती हैं। स्लू रेट पे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पे, इन सब पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग या डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मींस हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेसिकली, कि किस तरीके से हम एक ओपैम्प की आईसी को यूज करके डिफरेंट टाइप के सर्किट्स को बना सकते हैं, और उनको एनालाइज करके देखेंगे कि उनके आउटपुट वैल्यूज क्या आ रही हैं, या हम लाइक डिफरेंशिएटर कैसे बना सकते हैं, हम इंटीग्रेटर कैसे बना सकते हैं ओपैम्प को यूज करके। ओके, सो आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।